Unwall Pacific. हेलो 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 बच्चों, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। तो अपन ने स्टार्ट किया है बाइनोमियल थियरम चैप्टर का सीरीज। तो अपन ने इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था बाइनोमियल थियरम का फॉर्मूला और उसके बेसिक एक्सपेंशंस, करेक्ट। सेकेंड लेक्चर में अपन ने पढ़ा था जनरल टर्म और उसके एप्लीकेशंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द लेक्चर 2। इन थर्ड लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू जनरल टर्म एंड उसके एप्लीकेशन। आई मीन जनरल टर्म तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, उसके 2 और एप्लीकेशन बचे। एक तो मिडल टर्म है। हाँ, हम मिडल टर्म को सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो वो बाइनोमियल थ्योरम में जो टॉपिक है जनरल टर्म, उसके एप्लीकेशन में ही आ जाता है। और एक है फाइंडिंग रैशनल एंड इरेशनल टर्म। अब ऐसे क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर ये रैशनल और इरेशनल टर्म कहां से आ गया इसमें बाइनोमियल थ्योरम में, तो मैं बताता हूं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन 2 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ये है फाइंडिंग रैशनल एंड इरेशनल टर्म एंड सेकंड वन इज मिडिल टर्म, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेन और नोटबुक ले लो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला टॉपिक वही है फाइंडिंग रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स। तो ठीक है, मैं बताता तुम्हें एक एग्जांपल लेते हैं और उधर से एक्सप्लेन करता मैं तुम्हें कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो समझो कि अपने को एक्सपेंशन करना है 2 + √3 का, और इसकी पावर कुछ भी ले लो, पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर पावर 3 लेके मैं इसको, हाँ, इसमें a+b का होल क्यूब लगा दोगे तो मैं नहीं चाहता तुम वो करो, तो हम पावर 5 लगा देते, चलो। सो इसको एक्सपेंड करेंगे अपन, तो सर 5c0, सर पहला टर्म 2 है, उसकी पावर में सर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5, सर दूसरा टर्म √3 है, तो √3 की पावर में सर यहाँ पे जो लिखा होता है दैट इज 0। देन सेकेंड टर्म इज सर 5c1, फर्स्ट टर्म इज 2 सर, 2 की पावर में 5 और 1 का डिफरेंस 4, √3 की पावर में सर ये वाला टर्म जो नीचे लिखा होता है, तो √3 की पावर में 1, देन 5c2, 2 की पावर में 3 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस √3 की पावर में चला जाएगा, 5 और 2 का डिफरेंस जो नीचे लिखा होता तो 2, देन इसके बाद 5c3, 2 की पावर में चला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2, √3 की पावर में 3, देन 5c4, 5c4, 2 की पावर में 1, √3 की पावर में 4, देन 5c5, 2 की पावर में 0, नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दैट, √3 की पावर में 5। ठीक है सर, कर क्या रहे हो आप, ये तो बताओ। तो बस हो चुका है। देखो, अगर मैं पहले टर्म को एक्सपेंड करके लिखूं तो ये हो जाएगा 5c0। अच्छा ठीक है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से बताता हूं तुम्हें। अब तुम ध्यान से देखो तो जो पहला टर्म है इसमें √3 की पावर 0 है, तो ये टर्म हो गया रैशनल। जो दूसरा टर्म है अगर ये देखो तो √3 की पावर 1 है, तो इसकी वजह से जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल। जो सेकेंड टर्म इसमें √3 का स्क्वायर है, मतलब 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा तो पूरा पूरा टर्म क्या है, रैशनल। जो ये टर्म इसमें √3 का क्यूब है तो इसकी वजह से बन जाएगा इरेशनल। जो ये टर्म है इसमें √3 की पावर 4 है, मतलब रूट गायब हो जाएगा तो ये बन जाएगा रैशनल, और ये √3 की पावर 5 है तो ये बन जाएगा इरेशनल। तो अगर तुम मुझसे, बस यही है फाइंडिंग द रैशनल इरेशनल टर्म। सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क मी कि 2 + √3 की पावर 5 में टेल मी द नंबर ऑफ रैशनल टर्म, तो आई एम गोइंग टू से 1, 2 एंड 3। अब मुझसे कोई पूछे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म काउंट करो, 1, 2, 3, ठीक है। बट अब ध्यान से सुनना, इसको तो हमने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके लिटरली हमने काउंट कर लिया। बट व्हाट इफ आई आस्क यू 2 + √3 होल पावर 100, या कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसकी पावर में बहुत ज्यादा हो, तब तो बताना इजी नहीं है। तो लर्निंग दैट टेक्निक कम्स अंडर दिस टॉपिक, करेक्ट, टू काउंट द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। अच्छा, तो हम कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे रैशनल टर्म काउंट करने का, तो फिर इरेशनल टर्म कैसे ढूंढेंगे? तो भाई वो तो बहुत सिंपल है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अपने को नंबर ऑफ इरेशनल टर्म ढूंढना, नंबर ऑफ
इर्रेशनल टर्म। तो देखो या तो टर्म रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो हम रैशनल टर्म काउंट किए तो हम टोटल टर्म से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, फॉर्मूला आ चुका है। करेक्ट। तो वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट फॉर रैशनल टर्म्स। हमसे अगर इरेशनल टर्म पूछा तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और उसमें से रैशनल टर्म्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। आप पूछोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो भाई फिर तो तुम बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर 1 सही से देखे नहीं। अगर पावर में 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 + 1 6 टर्म्स होगा टोटल भाई। तो 6 - 3 = 3 देखा। तो या अगर टोटल पावर में 100 हुआ तो 100 + 1 101। अब 101 में से लेट से 10 आ रहे रैशनल टर्म, तो 10 घटा दो तो 91 इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। सिंपल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ लिखा है, बाय द वे BJB स्टैंड्स फॉर बहुत जरूरी बातें, ठीक है। तो या दैट्स एक्रोनिम। ये क्या लिखा है ये मैं थोड़ी देर बाद समझाता, पहले एक हम ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन को तुम सही से समझ गए मतलब कि तुम्हारा रैशनल और इरेशनल टर्म्स फाइंड करना क्लियर हो जाएगा। बाय द वे अगर कोई बच्चा ध्यान से वो स्लाइड देखा हो पहली वाली जहां पे हमने लिखा था आज के टॉपिक के नेम, तो उधर लिखा था नंबर ऑफ रैशनल, इरेशनल एंड इंटीग्रल टर्म्स एज वेल। तो तुम बोलोगे सर आप रैशनल और इरेशनल के बारे में तो बात किए जा रहे हैं, ये इंटीजर वाले टर्म्स तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो देखो वो तो हमने लिटरली जो अभी एग्जांपल लिया था उसमें हमने लिटरली एक्सपेंड करके देखा था। बट जैसे मैंने बोला जब पावर यहाँ पे 40 है तो क्या हम 41 टर्म्स लिखने बैठेंगे क्या? फिर तो 41 टर्म्स लिखने बैठे फिर तो काम हो गया भाई। फिर 3 घंटे में एक बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तुम, करेक्ट। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट 41 टर्म्स। हम क्या लिखेंगे ध्यान से टेक्निक देखो तुम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म लिख लो भाई। तो इसका जनरल टर्म TR+1 इज गोइंग टू बी 40 CR। देखो 3, अच्छा चलो पूरा एक बार सही से लिखते, 3 पावर 1/4 पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 40 - R, और दूसरा टर्म है 1/6 टू द पावर 1/3 इसकी पावर में R। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, जब भी जनरल टर्म तुम लिख रहे हो फॉर टू काउंट द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, मैं तुम्हें बोलता इट इज एडवाइजेबल कि ये जो है ना इनके प्राइम फैक्टर्स में इनको ब्रेक कर दिया करो। तो ठीक है, 40 CR, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 40 - R/4। इसको ऊपर लेके आ जाऊंगा तो 6 टू द पावर -1/3। 6 टू द पावर -1/3 को मैं क्या लिख सकता, 3 टू द पावर -1/3 इंटू 2 टू द पावर -1/3। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -R/3 इंटू 2 टू द पावर -R/3। ठीक है, अब देखो इन दोनों का बेस 3 है तो इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। तो 40 CR 3 टू द पावर 12 हो गया LCM, 4 3 जा and 3 4 जा 120 - 3R, and this is going to be 3 4 जा -4R, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर -R/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 40 CR 3 टू द पावर 120 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 10 - 7R/12 इंटू 2 टू द पावर -R/3। अब इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ठीक है, अब सुनो आगे। तो एक बात बताओ, जब मैंने जनरल टर्म लिखा तो उसी टाइम पे मुझे इस पे कंडीशन अप्लाई कर देनी चाहिए थी कि भाई जो R है ना ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 कहां तक जाएगा, ये जाएगा अपना 40 तक, करेक्ट। 0 से स्टार्ट होकर 40 तक जाएगा। आई होप तुम्हें वो जहां पे हमने जनरल टर्म लिखा था वहां पे हमने बात किया था कि R कैसे वेरी करता। देखो टर्म स्टार्ट होगा 1 से, टोटल टर्म से 40। एक बार बस याद दिला देता फटाफट। पावर 40 है, टोटल 41 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म से लेके 41 टर्म तक। तो जब जनरल टर्म TR+1 लिखा है तो R की वैल्यू मैंने जब 0 डाली तो फर्स्ट टर्म मिल गया, और R की वैल्यू जब 40 डाली तो 40 फर्स्ट टर्म मिल गया, मतलब 0 से लेके 40 तक जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, अभी तक तो हमने जनरल टर्म ही लिखा और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करके अलग अलग कर लिया। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो अपने काम की चीज है कि यहां से रैशनल टर्म्स कैसे ढूंढना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो ये लिखा 3, ये लिखा 2।
अगर 3 की पावर में कोई भी नंबर जो यहां पे लिखा है वो होल नंबर आए, जैसे कि 3 पावर 2, 3 पावर 6 या फिर 3 पावर 10 या फिर 3 पावर 0 और इसकी पावर में होल नंबर आए, तो अगर इसकी पावर में होल नंबर आएगा तो ये हमेशा इंटीजर रहेगा, इसके पावर में होल नंबर आएगा तो ये हमेशा इंटीजर रहेगा, तो ये जो टर्म बनेगा वो इंटीग्रल टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इंटीग्रल टर्म्स ढूंढेंगे। अगर ये जो पावर है ये होल नंबर रहा और ये पावर है ये भी होल नंबर रहा, करेक्ट। अब बोलोगे सर अगर ये इंटीजर हो जाए तो देखो सुनना ध्यान से, अगर ये इंटीजर है पूरी चीज, जब हम पावर की बात कर रहे हैं ना तो आई होप कि तुम ये समझ पा रहे कि पूरे पावर के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। ये पावर और ये पावर दोनों साथ में, ये 3 लिखा, ठीक है। अगर ये पावर में समझो कि -2 हो गया तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा -2, दैट इज 1/9, करेक्ट। 1/9 अब इंटीजर तो नहीं है बट रैशनल जरूर है, बात समझ में आई क्या। तो जो तुमने जनरल टर्म लिखा आफ्टर फैक्टराइजिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, उसके बाद जो पावर्स है, अगर तुम जितनी पावर बन रही है, यहां तो 2 पावर बन रही, अगर उन सारी पावर्स को होल नंबर बना दिए तो योर टर्म्स आर गोइंग टू बी इंटीजर। अगर तुमने उन पावर्स को बना दिया इंटीजर, होल नंबर नहीं इंटीजर, इनको बना दिया इंटीजर, देन योर टर्म्स आर गोइंग टू बी फॉर दोज पावर्स रैशनल। और समझो कि ये पावर तुमने ना तो इंटीजर बना पाए और ना ही तुम इंटीजर बना ही नहीं पाए, ठीक है। समझो कि तुम बोलोगे सर ये जो पावर आ रहा ना ये आ रहा 2/3 या 1/2 कह लो, तो 3 टू द पावर 1/2 दैट इज √3। √3 तो इररेशनल टर्म्स हो गया। तो फिर से मैं समराइज करता, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो पावर है, अगर पावर इंटीजर है तो रैशनल टर्म्स, ठीक है। अगर उसमें भी स्पेशल केस आ जाए कि वो इंटीजर तो हो ही हो बट वो होल नंबर बन जाए तो इंटीग्रल टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर पावर इंटीजर नहीं बन रहा, कुछ फ्रैक्शन बन रही है पावर्स, देन इट्स गोइंग टू बी इररेशनल टर्म्स, या तो ठीक है। तो देखो अब पहले ये बात बताता मैं, ये जो स्लाइड पे लिखा है ये यही चीज लिखी है कि फॉर रैशनल टर्म्स पावर ऑफ प्राइम नंबर शुड बी इंटीजर, मैंने यही बोला है ना। फॉर इंटीग्रल टर्म्स पावर ऑफ प्राइम नंबर शुड बी होल नंबर, जो प्राइम नंबर हमने फैक्टराइज करके लिखा शुड बी होल नंबर, एंड नंबर ऑफ इररेशनल टर्म इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, यही चीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहां पे आ जाते इसका आंसर ढूंढते हैं। अब देखो, तो अगर इस चीज को 7, देखो 10 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है, अब मुझे 7r/12 को इंटीजर बनाना पड़ेगा, या कह लो चलो हम रैशनल टर्म्स ढूंढते पहले, रैशनल टर्म। तो रैशनल टर्म के लिए ये पूरा का पूरा इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होने के लिए ये इंटीजर है तो 7r/12 भी इंटीजर होना चाहिए और r/3 भी इंटीजर होना चाहिए। तो r/3 और 7r/12 तभी इंटीजर होगा जब r जो है 12 का मल्टीपल हो जाए। अगर यहां से r 12 का मल्टीपल हुआ तो यहां पे तो 3 है तो ऑटोमेटिकली है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो अब r कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 40 तक, तो 0 से 40 में r 12 का मल्टीपल कब कब हो सकता सर, 0 पे, 12 पे, 24 पे और 36 पे, है ना। 36 से आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये वो 4 टर्म्स हैं जब हम रैशनल टर्म हमें मिलेगा, तो 4 रैशनल टर्म्स। अच्छा, अगर 4 रैशनल टर्म्स है तो इररेशनल टर्म कितना हो गया, तो टोटल टर्म कितना है 41, तो 41 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इररेशनल टर्म्स is equal to 41 minus 4 is equal to 37, ठीक है। तो 37 इररेशनल टर्म्स हो जाएंगे, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल टर्म्स की, तो ध्यान से सुनना है बात, कई लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्लियर कर दूं। देखो कई बार मे बी शायद कुछ बुक्स वगैरह में भी लिख रखा है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी, तो इसलिए ध्यान से सुनना है बात कि ऐसा कई बार लिखा देखा गया कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स सेम ही बता दिया, बट ऐसा सही नहीं होगा। उसका रीजन हमने यहां देखा भी कि भाई फॉर रैशनल टर्म्स ये क्या होना चाहिए, इंटीजर,
फॉर इंटीग्रल टर्म्स ये क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो अगर तुम यहां पे देखो तो तुम मुझे अब ये बता सकते हो कि ये कब कब इंटीग्रल होगा। तो देखो जब मैं r की वैल्यू 12 रखूंगा तो 12 गॉट कैंसल्ड, 10 माइनस 7 इज 3, तो 3 की पावर 3, यस सर इंटीजर आ रहा। हैंग ऑन आराम से देखते हैं। यहां पे रखो थोड़ा, 12 रखा तो 12/3 इज नेगेटिव, मतलब r की वैल्यू कुछ भी रखते जाएंगे ये तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना, और ये हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब ये फ्रैक्शन में जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जब नीचे चला जाएगा तो कहेगा इंटीजर। तो अगर तुम इसकी इंटीग्रल टर्म देखो तो सिर्फ एक आएगा, तुम बता सकते कब, सोचो कब आएगा, वो आएगा r इज इक्वल टू 0 पे। जब r की वैल्यू 0 रखूंगा तो पूरा का पूरा ये गायब हो गया और पूरा ये गायब हो गया, तो r इज इक्वल टू 0 पे ही इंटीग्रल टर्म्स आएगा। तो अगर तुम मुझसे पूछो यहां पे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स तो सिर्फ एक है। अब देखो हो सकता है तुमने अगर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो तुम्हें मे भी कंफ्यूजन आ रही होगी, अगर तुमने बहुत डीप में नहीं पढ़ा कि नहीं सर मेरे टीचर ने तो मुझे बताया था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स और रैशनल टर्म्स इक्वल होता, आप ये क्या बता रहे हो। तो उसका रीजन ये है ना कि उन्होंने कभी ऐसे ये जो पावर लिखी ना इसको डिनोमिनेटर में लिखा ही नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स और इंटीग्रल टर्म्स इक्वल नहीं आएगा। अगर समझो ये 6⁻⁴ नीचे ना होके यहां होता तब तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स और रैशनल टर्म्स बराबर आते, वो मैं आगे के क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूं। बट अभी पेशेंटली ये तुम जान लो कि अगर ये पावर नीचे ऐसे आ रही तब नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स और इंटीग्रल टर्म्स नहीं इक्वल होगा, और उसके लिए तुम ये बात, तुम तो बस जो फंडामेंटल चीजें हैं वो याद रखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, तो लेट देम आस्क इंटीग्रल टर्म्स रैशनल टर्म्स, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। अच्छा एक बात और मैं तुम्हें बता देता यहां पे जो कि थोड़ा जरूरी है, समझो कि तुमने सिर्फ पावर्स देख लिए और पावर के बेसिस पे इंटीग्रल टर्म्स कमेंट करने जा रहे हैं, तो मे भी थोड़ी गलती हो सकती। क्यों, क्योंकि जो यहां से 40 CR, समझो जब हम r की वैल्यू 12 पे चेक कर रहे थे तो समझो ये 1/4 आया, ध्यान से सुनना, जब ऐसे ही जस्ट मैं बता रहा है ना इन जनरल कि समझो जब मैंने यहाँ पे 12 की वैल्यू रखी पावर में तो समझो ये 1/4 आ गया, और इसके मल्टीप्लीकेशन में 4 आ रहा, और इस 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो फिर से इंटीग्रल टर्म्स आएगा। तो इंटीग्रल टर्म कैलकुलेट करते टाइम तुम्हें जो भी r की वैल्यू ले रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट ओपन करके मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि कहीं वो कैंसल आउट तो नहीं हो रहा ना। तो आई मीन ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ऐसे r की सारी वैल्यूज के लिए तुम्हें बाइनोमियल कोफिशिएंट ओपन करके देखना होगा, बट अगर पूछा तो बताना पड़ेगा। दे हैव आस्क्ड इंटीग्रल टर्म्स, बट जब भी उन्होंने इंटीग्रल टर्म्स पूछा है तो ये पावर नीचे थी नहीं, पावर ऊपर थी, और जब पावर ऊपर होगी तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बराबर ही होगा, तो कोई लोड ही नहीं है, और हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए इतना एम्फेसाइज किया है ना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे मेंस 2025 से है, देख लो। और देखो उसमें देखो 2 भी ऊपर लिखा, √3 भी ऊपर लिखा, तो ऑब्वियसली इसमें जो रैशनल टर्म्स है और इंटीग्रल टर्म्स है वो सेम ही आएंगे, और कैसे आएंगे वो भी हम देख लेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, क्या था प्रोसीजर भाई, सर आपने बोला था जनरल टर्म लिखने, बिल्कुल सही, तो हम TR+1 लिखते, सर TR+1 होता सर NCR 8C, सर एक कम करके यहाँ पे लिख देते 8CR, ठीक है सर। इसके बाद हम पहला टर्म लिखते हैं यहाँ पे, सर पहला टर्म 2, सर 2 की पावर में आ जाएगा सर इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 8 - R सर, और इसके बाद √3 है सर, तो √3 की पावर में 8, तो इसको थोड़ा सा और मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा सर 8CR 2 टू द पावर 8 - R और 3 टू द पावर, ये R है, अरे 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 ये भाई R है, देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा R/2, ठीक है। अब देखो ये हो गया जनरल टर्म। अच्छा हम यहीं के यहीं लिख देते, R होगा क्या यहाँ पे 0 1 2 कहां तक जाएगा 8 तक, ठीक है सर। अब देखो हमारा जो R है वो 2 का मल्टीपल हो, अच्छा एक बात पहले कर लेते हैं, जो R की मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जाएगी, तो अगर मैं 8 भी यहां रखता हूं तो 8 - 8 0, मतलब ये तो हमेशा इंटीजर रहने वाला है, इसमें कोई लोड ही नहीं, ये तो हमेशा इंटीजर रहेगा। अब मैं जब R की वैल्यू यहां पे मल्टीपल ऑफ 2 रख दूं तो ये जो है ये हमेशा होल नंबर होगा,
और ये भी हमेशा ही होल नंबर होगा 2 का मल्टीपल करने पे। तो जब ये पावर और ये पावर होल नंबर बन रही तो उस टाइम पे जितना रैशनल टर्म बनेगा उतना ही तो इंटीग्रल टर्म होगा। और यही मैंने तुमसे बोला कि जब भी पावर जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखी होगी तो फिर उस टाइम पे जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स है और नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स है वो इक्वल ही होंगे, क्योंकि जो पावर है वो ऑटोमेटिकली होल नंबर होगी। और जब पावर होल नंबर होती तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता? इंटीग्रल टर्म्स। ठीक है, तो यहां पे वो रैशनल टर्म्स लिखते हैं या फिर यहां पे इंटीग्रल टर्म्स पूछते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। आई होप तुम समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, यहां पे आर जो है 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो और आर 0 से लेके 8 तक है, तो आर क्या क्या हो जाएगा बताओ फटाक से। सर आर की वैल्यू हो जाएगी 0, सर आर की वैल्यू हो जाएगी सर 2, आर की वैल्यू हो जाएगी सर 4, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 और आर की वैल्यू हो जाएगी 8। बिल्कुल सही, 4 6 8। अच्छा क्वेश्चन में देखो थोड़ा तो हमसे वो खेलने का ट्राई किया है ऐसे। उन्होंने क्या बोला, अच्छा एक बात, वैसे तो प्रॉब्लम है नहीं बट हाँ अपने को ध्यान रखना चाहिए, जैसे 8 रखा तो मुझे चेक करना चाहिए 8 माइनस 8 कहीं उसको इंटीग्रल या रैशनल तो नहीं बना रहा ना, एक बार बस चेक कर लो, देख लो। तो 8 माइनस 8 0 है, 0 तो होल नंबर है, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ओके, तो आर की ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। अब हमसे क्या बोला भाई कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, कितने नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स है? 1 2 3 4 5, 5 रैशनल टर्म्स। बोला कि उनका सम निकाल के बताओ, तो हमें सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो R0 का मतलब TR+1 लिखेंगे, तो NCR दैट्स गोइंग टू बी 8C0, 2 to the power 8, करेक्ट, एंड √3 to the power 0। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं। अरे ये TR+1 क्यों हम लिख रहे हैं? हमें तो R0 है ना, तो हमें T0 लिखना था, सॉरी, हमें R0 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग T1 लिखना। T1 को हम क्या बोल सकते हैं? T1+0। तो सर एक कम करके लिख देते हैं ऐसे, है ना, या फिर सीधे T1 ही लिखो, इसको इतना कंफ्यूज क्यों करना? लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ। फिर इसके बाद T1 के बाद T2 लिखना है। सो सर T2 लिखने के लिए एक कम करके लिखते हैं सर, तो 8, फिर से ये T2 नहीं है, अगर R2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये T3 है, माय बैड, ये T3 है, तो एक कम करके लिखते हैं सर, तो 8C2 2 to the power 6 हो जाएगा सर, √3 to the power 2 हो जाएगा सर। ठीक है, फिर T3 के बाद ये 4 है, 4 के करस्पॉन्डिंग आएगा टर्म T5, है ना, क्यों? क्योंकि 4 है तो T4+1, हम R कैलकुलेट करते TR+1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रहे। तो T5 आ जाएगा सर 8C, सर एक कम करके लिखते 8C4 सर, T2 to the power 4, √3 to the power सर ये जो यहां नीचे लिखा होता सर 4। T5 के बाद ये लिखा है 6 आ जाएगा T7 आ जाएगा 8C, सर एक कम कर लिखते 8C6, 2 to the power, दोनों का डिफरेंस 2, √3 to the power 6, ये आ गया। इसके बाद सर 8 लिखा, तो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगा वो T9 आएगा सर, तो 8C, सर एक कम करके लिखते 8C8, 2 to the power 0, √3 to the power 8, ये सॉल्व कर लिया। ये T1 थोड़ा और अच्छे से लिख लेते ताकि सब कुछ मैच कर जाए। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 पांचों टर्म लिख लिए, इनका कैलकुलेशन करना और इनका आंसर लिख देना। तो 8C0 आता 8, 8C0 1 आएगा। आई होप 8C0 की वैल्यू तुम्हें याद रह गई हो। 8C0 की वैल्यू 1, 2 to the power 8 कितना हो जाएगा? 256। ठीक है, फिर 8C2 को कैलकुलेट कर लोगे तो 8 into 7 upon 2 into 2 to the power 6 is going to be 64 into √3 is going to be 3. Then 8C4 is going to be 8 into 7 into 6 into 5 upon 4 into 3 into 2 into 1 into 2 to the power 4 is going to be 16 into √3 to the power 4 is going to be √3 power 4। तो √3 power 4 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, देन 8C6 is equal to 8C6 is equal to 8C2, correct? 8C2 is going to be 8 into 7 upon 2 into 1 into 2 to the 4 into √3 power 6 बोले तो 3 power 3 बोले तो 27। Then 8C8 is 1 again, तो 1 into 2 to the power 0 is 1 into √3 to the power 8, √3 to the power 8 का मतलब कि 3 to the power 4, 3 to the power 4 मतलब 81। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज मैंने इधर छाप रखी है यहां पे, और ये देखो मैंने ऐड कर रखा है ना, देखो ये 256 आ रहा था, मैच कर लेते एक बार। बिल्कुल ये 256 आ रहा, ये 81 आ रहा,
तो इन सब वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर लिया और बस ये देख लो, ये मेंस 25 का क्वेश्चन है भाई, देख लो एक बार, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक है, आई होप कि तुमने लिख लिया। अच्छा, पिछले स्लाइड्स के अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना किसी स्लाइड का तो ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड सारे दिखाता हूं तुम्हें, कि अगर कोई स्लाइड का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना रह गया हो। हमने स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट किया था, ये, देन ये, देन ये, देन ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, तो ये आंसर आ गया भाई, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो मेंस 2025 का है, देख रहे हैं जनरल टर्म से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं रिसेंट ईयर्स में। अच्छा, ये हटा देता सो दैट पढ़ने में इजी हो। क्या बोला जा रहा हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो तुम ध्यान से देखो, यहां भी पावर और यहां भी पावर, कोई टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं जा रहा, मतलब यहां पे इंटीग्रल टर्म्स या रैशनल टर्म्स दोनों इक्वल ही होंगे, तो चाहे तुम रैशनल टर्म ढूंढ लो या इंटीग्रल टर्म ढूंढ लो, है ना। कहने का मतलब पावर जो है होल नंबर ही आ रहा होगा। चेक करते कैसे, तो फिर से वही सेम बात, सर आपने बोला जनरल टर्म लिखने को, मतलब टी आर प्लस वन लिखेंगे सर, टी आर प्लस वन सर हो जाएगा 1016। अच्छा, यहां पे एक सेकंड रुकना, यहां पे शायद फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल चेक कि ये लीस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जैसा क्वेश्चन में होगा वैसा हम कमेंट करेंगे कि वो क्या है, ठीक ना। पहले तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बोल क्या रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। ठीक है, हम इंटीग्रल टर्म्स को ही लेके चलते भाई, लिस्ट नहीं लेते पहले, ठीक है। तो टी आर प्लस वन वही बात हो जाएगी, फिर एन सी सर आर आ जाएगा, तो एन सी आर, फर्स्ट टर्म है सर 5^1/2, तो 5 ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, और लिखा गया है 5^1/2 होल रेज टू, उन दोनों का डिफरेंस, तो रेज के पावर रेज कर रहे हैं, आई मीन पावर टू द पावर कर रहे हैं, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट्स गोइंग टू बी 1016 माइनस r/2। ठीक है, इसकी पावर में ये आ गया, इनटू 7 के पावर में आ जाएगा r/8। ठीक है, जहां पे r जाएगा 0 से लेके 012 कहां तक जाएगा, 1016 तक, r वहां तक जाएगा, करेक्ट। ठीक है भाई, अब देखो, क्या तुम अग्री करोगे कि अगर मुझे इंटीग्रल टर्म चाहिए तो ये होल नंबर होना चाहिए और ये भी होल नंबर होना चाहिए। बोले तो ये जो r है ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट। अब r जो है 4 का मल्टीपल होगा तो 0 होगा, 0 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, और 1016 4 का मल्टीपल होता तो 1016 तक होगा, राइट। मतलब यहां से लेके वहां तक, करेक्ट। आर की वैल्यू यहां से वहां तक जाएगी। एक बार इस पे रख के चेक करते हैं क्या होल नंबर आएगा, तो जब 0 रख के चेक किया तो 1016 माइनस 0/2 बिल्कुल आ रहा, और जब 1016 रख के चेक करूंगा तो 1016 माइनस 1016/2, वो भी आर उस टाइम पे 0 आ रहा। मतलब ये जो वैल्यूज लिखी है उसके लिए ये भी होल नंबर आ रहा और ये भी होल नंबर आ रहा, तो अगर पावर्स होल नंबर है तो हमें जो टर्म्स मिलेंगे वो इंटीग्रल टर्म्स मिलेंगे। तो अब हम काउंट कर लेते टोटल नंबर कितना लिखा है, तो ये अब कैसे काउंट करें, तो याद करो पुराने दिन, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहला टर्म क्या है 0, लास्ट टर्म क्या है 1016, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो क्या मैं कह सकता कि 1016 द लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस n ही तो काउंट करना है हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो n माइनस 1 इंटू dd इज 4, तो इट्स गोइंग टू बी n माइनस 1 इज इक्वल टू 4204। रुक जाओ, नहीं क्या कर रहे हैं, 254, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी 255। बस ये आंसर है भाई, देख लो, ये मेंस 2025 का क्वेश्चन है, आ गया। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, एक गलती हो गई अपने से,
गलती क्या हो गई, देखो इसको मैंने r/4 समझ लिया। अरे क्या होता रहता है, ये r/4 नहीं है, r/8 है। तो r/8 की जगह अगर r/4 समझेंगे तो गलती होगी। तो एक काम करो, इसको तुम लिख दो, है ना, जो r है वो 8, देखो ध्यान से सुनना, यहां से जो ये टर्म आएगा ऊपर, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 लिखना था, बस इतना ही पंगा हुआ। तो 0 8 16 के बाद ऐसे सो ऑन कहां तक जाएगा, 1016 तक। अच्छा, हम मेक श्योर करते हैं कि 1016 8 से डिविजिबल है या नहीं। जब 8 से डिविजिबल होगा तभी तो इस सीरीज में फॉल करेगा, तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि r जो है 1016 वहां पे लिखा, तो यहां पे भी होगा ही होगा, क्योंकि r 1016 तक तो जा रहा है भाई। ठीक है, या चेक कर लो एक बार। यस, इट इज डिविजिबल, तो ये 8 के टेबल में आ रहा, तो मतलब लास्ट टर्म जो है r1016 इन दोनों का कॉमन हो गया, यहां पे और यहां पे, बिल्कुल। अब देखो, तो बस इतना ही चेंज हो जाएगा कि 1016 ये है, जो कॉमन डिफरेंस है इस बार चेंज हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी 8। तो जब कॉमन डिफरेंस 8 हो गया, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 128। बस ये सब सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है ना। अपन ने, फिर से मैं बताता गलती क्या हुई थी, हमने यहाँ पे 4 समझ लिया, तो 4 समझ लेंगे तो ऐसा चेंज हो जाएगा, 4 नहीं हो 8 है, दैट्स इट। तो या प्लीज वो स्क्रीनशॉट डिलीट करके ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये भी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 183। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है। तो क्या करते सर, सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, तो लिखो tr+1 हो जाएगा क्या सर, tr+1 होता है n, तो इस बार n की वैल्यू n ही है, इंटरेस्टिंग। तो ncr 7 की पावर n-r, और ये क्यूब रूट है तो पावर 3, है ना। वो प्राइम नंबर की पावर लिखना, ऑफ कोर्स तुम लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर में n-r, तो नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करके यही लिख दोगे, सही है क्या। फिर यहां पे लिखोगे 11 की पावर में r/12, सही है। ऑफ कोर्स ये 12th रूट ऑफ 11 की पावर में r लिखोगे तो 1/12 मल्टीप्लाई हो गया, r से o बन गया, ठीक है। अब देखो r जाएगा कहां से कहां तक, r स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, n तक, करेक्ट, पावर n है। तो अब हमसे उसने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 183 बोल रखा है। अच्छा, तुम अगर ये देखो तो ये फिर से जो पावर्स है ये डिनोमिनेटर में नहीं है, तो जितना रैशनल टर्म्स उतना इंटीग्रल टर्म्स, करेक्ट। अब मैं क्या बोलता तुम्हें कि जो यहां पे मल्टीपल होगा वो 3 का, और जो यहां पे मल्टीपल होगा 12 का, मतलब r को इवेंचुअली 12 का मल्टीपल होना पड़ेगा टू मेक दिस एज होल नंबर एंड दिस एज होल नंबर, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 0 12 का मल्टीपल होता, 0 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा। अब यहां पे एक पार्ट थोड़ा सा समझना है, ध्यान से सुनना। देखो 12 का मल्टीपल चलता जाएगा चलता जाएगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द लिस्ट, मतलब सबसे कम n की वैल्यू बताओ। तो देखो समझो कि n जो है यहां पे आगे 120 होता, तो उस टाइम पे n 121 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 121 के करस्पॉन्डिंग तो इंटीग्रल टर्म मिलेगा नहीं, तो उतना ही रहेगा, 120 के करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, वो चेंज तो हो नहीं रहा। तो ये 121 122 123 124 1 कहां तक जा सकता है, 131 तक। बट द मोमेंट n इज गोइंग टू बी 132, जितना रैशनल टर्म हमें चाहिए उससे एक ज्यादा हो गया, तो n कहां तक, मतलब जिससे खत्म हो रहा उससे 11 और ज्यादा तक हो सकता। बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला, भैया तुम सबसे लिस्ट बताओ, सबसे कम वाला बताओ, तो फिर हमें तो n जहां ये खत्म हो रहा है यही सबसे लिस्ट है। पॉसिबल है कि इससे ज्यादा 11 ज्यादा तक हो सकता है, मतलब वो अगर यहां पे खत्म हो रहा, समझो कि ये r की वैल्यू खत्म हो रही पॉसिबली x पे, तो n क्या क्या पॉसिबल है, x भी पॉसिबल है, x+1 भी पॉसिबल है, x+2 भी पॉसिबल है, x+3 भी पॉसिबल है, ऐसे x+11 तक पॉसिबल है, राइट। बट अपने को लिस्ट चाहिए तो हम x पे ही रुक जाएंगे, बात समझ में आई क्या। तो
अपने को लिस्ट चाहिए तो आर जो एन है हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। हमने क्या बोला भाई, फिर इस हिसाब से हम एन पे ही रुक जाएंगे, करेक्ट। तो इस हिसाब से, और ये टोटल टर्म्स कितने हैं, 183 टर्म्स। भाई यही तो मैंने सारे कॉरेस्पॉन्डिंग आर की वैल्यूज लिख दी इंटीग्रल टर्म्स के। तो 183 टर्म्स अगर है और लास्ट टर्म एन है तो एन इज इक्वल टू 0 प्लस, मैं एपी लगा रहा ऑफ कोर्स, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन। एन अपने को पता नहीं, तो नहीं एन तो यहां पे पता है, टोटल टर्म्स 183 है, तो 183 माइनस वन इंटू डी, डी इज 12। तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगी बताना, 183 माइनस वन इज 182 इंटू 12। मल्टीप्लाई कर लो और देख लो आंसर कितना आ रहा है, जल्दी मल्टीप्लाई करो बताओ, मल्टीप्लाई एंड टेल मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। आई होप तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, तुमने लिख दिया, क्रॉस चेक कर लो, इट्स गोइंग टू बी 2184, इतना तो कर ही लोगे, ये आंसर आ गया, ये भी मेंस 25 का क्वेश्चन है, देख लो क्या ही मजाक चल रहा है सब, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये भी ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ नया नहीं है। बस तुम अच्छा तो बोलोगे सर ये सॉल्व क्यों कर रहा, तो बस ये क्वेश्चन इसलिए लिया सो दैट मैं तुम्हें बता पाऊं कि ये जो क्वेश्चन था इसमें ये और ये प्राइम दोनों ही प्राइम थे, तो उनको फैक्टराइज अलग अलग नहीं करना पड़ा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी अगर इसको और इसको देखो तो ये प्राइम ही है, तो फैक्टराइज करना ही नहीं पड़ा। मतलब तुम मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में दिए ना, तो उन्होंने ऐसा नंबर दिया कि उसको प्राइम फैक्टराइज करके अलग अलग लिखना पड़े, तो सबसे सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना बोलो भाई, बोलो सर अपने को लिखना है जनरल टर्म, तो लिखते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 21 सी आर। फर्स्ट टर्म इज क्यूब रूट ऑफ टू, क्यूब रूट ऑफ टू की पावर में सर 21 माइनस आर। सेकेंड टर्म इज फिफ्थ रूट ऑफ 8, फिफ्थ रूट ऑफ 8 की पावर में सर यहाँ जो नीचे लिखा होता है वो लिख दो, तो मैंने लिख दिया। जब ये लिखा तो मैंने बोला भाई आर पे कमेंट कर दो, तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 कहाँ तक जाएगी सर 21 तक जाती, बिल्कुल सही है। अब मैं बोलता इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने बैठा तो इट्स गोइंग टू बी 21 सी आर। क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब 2 टू द पावर 21 माइनस आर होल टू द पावर 3, इट्स गोइंग टू बी 2 टू द पावर, ये है 1, देखो 2 टू द पावर 3 एंड दिस इज फिफ्थ रूट, तो दिस इज गोइंग टू बी 5। ओके ओके ओके, एक एक करते, 2 टू द पावर 3 इसको लिख सकता, और इसकी पावर में r बाई 5 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 21 CR 2 to the power 21 minus R by 3 and this is 2 to the power 3R by 5। ठीक है, 21 CR 2 to the power, ये 2 और ये 2 बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को क्लब करके ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 15 इज गोइंग टू बी LCM। 3 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 minus 3R 5 3 जा 3 3 जा 9, so plus 9R, so this is going to be 21 CR 2 to the power 105 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो 7 माइनस 7 प्लस 6R बाई 15। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते फिर आगे बात करते कि क्या होने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे है 2 टू द पावर 21 माइनस R बाई 3 और यहाँ पे है 2 टू द पावर 3, तो 3R बाई 5, एलसीएम हमने 15 लिया तो 3 5 जा 5। हाँ गलती हो गई है देखो भाई, इसीलिए मैंने बोला कैलकुलेशन चेक करना बहुत ही जरूरी। यहाँ पे 3 5 जा तो 5 माइनस 5R होगा, इसीलिए कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी है। 5 3 जा 3 3 जा 9R, वो तो सही है, तो ये कितना है, ये है 4R बाई 15, ये पावर है राइट, ये जो है ये पावर है। अब हमें रैशनल टर्म चाहिए, रैशनल टर्म के लिए 7 तो अपना इंटीजर है, इसको इंटीजर होना पड़ेगा 4R बाई 15 को, 4R बाई 15 को इंटीजर होना है, जबकि R जा रहा 0 से लेके 21 तक।
तो कब कब होगा सर? इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये इस ऊपर वाले को मल्टीपल ऑफ 15 होना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 15 कब कब होगा? जब आर की वैल्यू 0 हो और आर की वैल्यू 15 हो। देख लो, तो एक आर की वैल्यू 0 होगी तब वो होगा इंटीजर, और एक आर की वैल्यू 0 15, ये दो वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली आ रहे। चेक करो जल्दी। तो सिर्फ ये दो टर्म्स होंगे जब वो रैशनल होगा। अच्छा, ये अगर आर की वैल्यू 0 रख के देखो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? होल नंबर। और आर की वैल्यू 15 रख के देखो तो 15 15 कैंसिल होगा, 7 + 4 11। तो फिर से पावर डिनोमिनेटर में नहीं थी, तो जो पावर हमने इंटीजर बनाया वो इंटीजर में भी स्पेशल क्वालिटी का बन रहा, कौन सा? होल नंबर। तो हम इसको रैशनल भी बोल सकते थे, या फिर यहीं पे हमसे इंटीग्रल टर्म्स पूछता तो भी आंसर सेम होता। क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके, आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते, और वो है मिडिल टर्म। तो अपना रैशनल टर्म, इररेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म ढूंढना क्लियर हो रखा है। तुम्हें चाहिए तो एक बार मैं फिर से रैप अप कर देता। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, इसकी पावर में कुछ है, हमसे पूछा रैशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म। तुमने भाई इसका जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म लिखने के बाद इसको तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। लाइक तुमने जनरल टर्म लिखा, तुम्हारा आ रहा है एनसीआर 12 टू द पावर समथिंग 9 टू द पावर समथिंग। तो 12 को पहले लिख लिया 2 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू 3, और 9 है तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो एक्सपेंशन आएगा वो एनसीआर 2 टू द पावर समथिंग 3 टू द पावर समथिंग। ठीक है, तो जनरल टर्म में हमने पहले जनरल टर्म लिखा, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या हो रहा? एनसीआर 2 टू द पावर समथिंग 3 टू द पावर समथिंग। अब ये जो 2 टू द पावर समथिंग और 3 टू द पावर समथिंग है, ये जो समथिंग है दोनों की पावर, अगर ये पावर आर के साथ उन वैल्यूज, इनको अगर मैं होल नंबर बना दूं आर की वैल्यूज के लिए, तो जो आर की वैल्यूज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आएंगे वो इंटीग्रल टर्म्स आएंगे। करेक्ट, क्योंकि जब पावर में होल नंबर है तो इंटीजर ही आएगा हमेशा, तो इंटीग्रल टर्म्स। अगर अब पावर्स को मैं इंटीजर बना दूं तो जो टर्म्स आएंगे पूरा सॉल्व करने के बाद वो रैशनल आएंगे। तो अगर जो प्राइम की पावर में हम लिख रहे हैं वो होल नंबर है तो टर्म्स आर गोइंग टू बी इंटीग्रल। अगर पावर में है होल नंबर है तो इंटीग्रल, अगर पावर में है इंटीजर तो इट्स गोइंग टू बी रैशनल। सर व्हाट अबाउट इररेशनल? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस रैशनल इज गोइंग टू बी इररेशनल। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे मिडल टर्म। अच्छा, तुम देखो तो यहां पे मैंने एस भी लिखा है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ सर कि क्या मिडिल टर्म एक से ज्यादा भी होगा क्या? तो वो मैं बताता है ना। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस। हाँ भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म्स। तो देखो, पहली बात तो यहां पे लिखा है मिडल टर्म और इधर लिखा मिडल टर्म और ब्रैकेट में एस। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मिडल टर्म एक भी हो सकता और मिडल टर्म एक से ज्यादा भी हो सकता। ठीक है, देखते। तो ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये 5 फिंगर्स है, विच वन इज द मिडल फिंगर, तो दिस इज राइट। बट अगर 4 फिंगर्स रखूं और बोलूं मिडल फिंगर बताओ तुम मुझे, मिडिल टर्म समझो, ये 1 2 3 4 ये टर्म्स अगर अज्यूम करें हम, तो मैं तुमसे बोलूं कि मिडिल टर्म बताओ मुझे, तो ये दोनों है। अभी इन दोनों को ही हम मिडिल टर्म अज्यूम करेंगे, करेक्ट। इसी तरह 6 टर्म्स ले लो तो फिर से ये दोनों जो है मिडिल टर्म हो जाएंगे, राइट। ये दोनों, ये देखो, 2 इधर 2 इधर 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो जो ये दोनों है ये मिडिल टर्म हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जब ऑड टर्म्स रहेगा, टोटल समझो एक सीक्वेंस लिखा है और एक सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो तब मिडिल टर्म 1 होगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म्स 2 होंगे। तो ठीक है, आ जाओ ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो, अगर समझो मैं ओपन कर रहा x प्लस वाई होल टू द पावर n को, ठीक है, तो इसमें 2 केस बनाते अपन। अपने को 2 केस बनाना पड़ेगा। समझो मैंने बोला कि एक बार n इवन ले लिया, एक बार n ऑड ले लेते, या फिर ठीक है इवन ही लेते पहले। यहां पे इवन ले लिया और यहां पे n ऑड ले लिया। ध्यान से सुनना। अब तुम्हें पता होगा क्या एक्चुअली, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते कितना, n + 1।
तो जब मैंने n इवन लिया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? ऑड। तो थोड़ा यहाँ पे ये मजेदार चीज है ना, अगर n इवन है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? ऑड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो कितने गए? n+1 टर्म्स, और जो कि ऑड है। अगर n+1 ऑड टर्म्स है तो सुनो ध्यान से, समझो कि कुछ इवन का एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बताता। समझो कि n की वैल्यू हमने ले ली 3, तो x+y की पावर 3, ठीक है। अगर अब मैं इसको ओपन करूंगा तो कितने टर्म्स आएंगे सर? 4 टर्म्स। नहीं, इवन लेना ना, तो इवन में अपन लेट से हम ले लिया 4, तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 5, ठीक है। 5 टर्म्स आए तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा थर्ड टर्म। साफ साफ दिख रहा। कैसे? 5 टर्म्स लिखना है, T1, T2, T3, T4 और T5। तो ये देखो, ये मिडिल टर्म बैठा हुआ है, थर्ड टर्म बिल्कुल सही है। बात समझ में आई क्या? अब इसी तरह अगर मैं लिखूं, इस बार n ऑड लेते, तो अगर n ऑड लिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता। तो अगर n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 ऑड +1 इवन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए समझो मैंने ले लिया x+y की पावर 5 ले लिया, तो टोटल टर्म कितना आएगा? 6 टर्म्स हो जाएगा। तो 6 टर्म्स में मिडिल टर्म क्या होगा? तो 2 इधर किया, 2 इधर किया, 2 इधर लिखे, 2 उधर, तो बीच के जो 2 टर्म है वो मिडिल टर्म हो जाएंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ। कैसे लिख के देख लेते? T1, T2, T3, T4, T5, T6, 6 टर्म ना। तो ये जो दोनों टर्म है ये हो जाएंगे मिडल टर्म्स। बात समझ में आई क्या? T3 और T4, दीज टू आर गोइंग टू बी मिडल टर्म। ओके कूल। तो ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर क्या ऐसे हम हर बार लिख के काउंट करेंगे? तो एक्चुअली हम ऐसा सोच सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं तुम फॉर्मूला याद करो, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर्मूला, बट ये कोई जरूरी नहीं तुम फॉर्मूला याद करो। देखो जैसे मुझसे किसी ने बोला भाई x+y की पावर 101 का मिडिल टर्म बताओ, तो ये देखते मैं बोलूंगा ये लिखा है 101, तो इसमें टोटल टर्म्स आएंगे 102। अब 102 का आधा कितना होता है? 51, तो 51 टर्म्स इधर कर दिए और 51 टर्म्स इधर कर दिए, सही है ना। टोटल टर्म्स 101 है, तो 51 टर्म्स इधर, 51 टर्म्स इधर। अब बीच में टर्म चाहिए, तो एक इसका और एक इसका, मतलब इसका 51st टर्म और इसका 52nd, 51st के बाद 52nd आएगा, तो बस हो गया। हाँ समझे क्या मैंने क्या बोला? फिर से मैं एक एग्जांपल बताता, सुनो ध्यान से। तो इससे फायदा क्या होगा कि तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझो इस बार हमने ले लिया x+y होल टू द पावर कितना ले ले? 51 ले लेते समझो। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे सर? 52। 52 को आधे आधे में बांट दो, तो 52 को आधे आधे में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 26, ठीक है। 26 टर्म्स यहां लिखे, 26 टर्म यहां लिखे। तो अब मुझे पता है कि जब टोटल 52 टर्म्स लिखे तो इसमें 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो एक इसका लास्ट टर्म और एक इसका स्टार्टिंग टर्म। तो इसका 26वां टर्म 26 और 27th, तो 26 टर्म एंड 27 टर्म आर द मिडिल टर्म्स। इसी तरह अगर ऑड यहां पे इवन लिखा हो तो फिर तो काफी इजी हो जाएगा, दैट केस इज गोइंग टू बी इजी। समझो इस बार मैंने लिख दिया x+y होल रेशो 30, और मुझसे किसी ने पूछा मिडिल टर्म, तो इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 31 टर्म्स, ठीक है, 31 टर्म्स। अब 31 टर्म्स है तो मेरे को पता है कि 15 टर्म्स इधर होगा, 15 टर्म्स इधर होगा, एक बीच में टर्म होगा, देखो ना आधे आधे में बांट दिया, तो ये जो टर्म होगा ये 16th होगा, तो 16th टर्म इज द मिडिल टर्म। समझ गया क्या? 15 टर्म 15 टर्म एक ये टर्म, तो ये बीच में आ रहा, तो 15 के बाद 16th टर्म हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं अगर फॉर्मूला बना के लिखूं, इसी को हमने ऑब्जर्व किया और हमने फॉर्मूला बना के लिखा, तो मैंने इधर लिस्ट डाउन कर रखा है, देखो यहां पे, है ना। जब n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो सिर्फ एक मिडिल टर्म ओ ए आएगा। अच्छा इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो याद करना, अगर तुम्हें याद करना ही है, तुम्हें सब बातें नहीं चमकी, तो तुम ऐसे लिख लो t n+2/2 हो जाएगा टोटल, है ना, ये अलग था ऐड कर दिया, और ये हो जाएगा t n+1/2 कॉमा t n+3/2। ये तो अगर तुम्हें जो लॉजिक बताया वैसे समझा तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो। फॉर्मूला भी वैसे याद कर सकते हैं, इवन है तो 2, ऑड है तो 1 और 3, डिनोमिनेटर में तो हमेशा 2 रहेगा। फिर से क्या? इवन है तो 2, ऑड है तो 1 और 3, ऑड है तो 1 और 3, तो इवन है तो n+2 होल डिवाइडेड बाई 2, और ऑड है तो n+1/2 कॉमा n+3/2, उधर 2 मिडिल टर्म आएंगे, वो लॉजिक मैंने समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा? आई होप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो।
तुम्हें चाहिए तो एक बार वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, जैसा मैंने लेक्चर 2 में तुम्हें एक्सप्लेन किया था। दो नो बडी हैज डन दैट, नो बडी हैज फॉलोड, है ना, एज यूजुअल, बट ठीक है। तो ये जो लिखा है a बाई एक्स प्लस बी एक्स होल रेज टू 12, अब भी अगर अपन फॉर्मूले के साथ जाएं तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे फिर लॉजिक लगाएंगे। तो फॉर्मूले के साथ जाएं तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, टी एन प्लस 2/2, दैट इज गोइंग टू बी टी एन इज 12, तो 12/2/2 दैट इज T7। लॉजिक लगाते हैं। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो जो आपने लॉजिक बताया ना फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं। तो 12 है पावर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज गोइंग टू बी 13 टर्म्स। तो 6 इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया, बीच में एक बचा, दैट इज 7th टर्म, T7 हो गया। अब T7 लिखना है तो लिख दिया यहीं पे, इसी को कंटिन्यू करते हैं यहीं पे। तो T7 इज गोइंग टू बी 12C, सर एक कम करके लिखते तो 12C6, फर्स्ट टर्म की पावर में दोनों का डिफरेंस दैट इज 6, सर सेकेंड टर्म की पावर में ये जो नीचे लिखा होता दैट इज 6। सॉल्व करते हैं, 12C6 ये हो जाएगा a पावर 6 बाई x पावर 6 इंटू b पावर 6 इंटू x पावर 6, स्वाहा। तो बचा क्या, 12C6 a पावर 6 b पावर 6, ये आंसर आ गया। ऑफ कोर्स तुम्हें चाहिए तो 12, अगर अब देखो तुम ये पूछोगे कि सर इसको सॉल्व करके नहीं लिखना क्या, तो लेट्स से they have given the option and in option they have not written in terms of binomial coefficient, they have written in terms of some number, तो you have to solve it। तो सॉल्व करना है तो 12 into 11 है ना, 12 into 11 into 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू बता रखा ऑलरेडी, सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, ठीक है, ओके। अच्छा इसका एक और शॉर्टकट हो सकता है, वैसे ये फॉर्मूला याद करना इतना बड़ी बात नहीं थी, फिर वो लॉजिक है वो भी कुछ इतना लेंदी नहीं था, इसलिए हम इसका एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं सॉरी शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या कहता, मतलब शॉर्टकट से डायरेक्ट एकदम कुछ सोचना ही नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हैं। शॉर्टकट क्या कहता, समझो कि अगर ये लिखा है x प्लस वाई पावर 20, ठीक है, तो जो मिडल वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा ना वो ग्रेटेस्ट होता और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म आता वही मिडिल टर्म आता। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सब ज्यादा समझना नहीं है, तुम तो बस इसका आधा कर दो 20 का, जो पावर उसका आधा करो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख दो। तो 20 का आधा 10, तो इसके 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 20C10। अब 20C10 लिखा है तो समझो पहला टर्म है x, तो x की पावर में कितना आ जाएगा 20, सॉरी x की पावर में दोनों का डिफरेंस दैट इज 10 और y की पावर में भी इन दो ये जो नीचे लिखा होता है 10। बात समझ में आई क्या? अब एक बार समझते क्या है सही है गलत। तो अगर मुझे लिखना ये 20 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 11th इज गोइंग टू बी द मिडल टर्म, करेक्ट। चाहे फॉर्मूले से देखना देख लो, लॉजिक से देखना देख लो, 11th इज गोइंग टू बी द मिडल टर्म। तो अगर T11 लिखना हो तो सर एक कम करके लिखते, तो 20C, सर एक कम करके लिखे तो 11 है तो 10, तो 20C10 तो वही आ गया। तो फिर से लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या, शॉर्टकट, जो शॉर्टकट का लॉजिक सुनो कि जो पावर है उसका आधा करो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख दो, और जब एक बार बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख दिए तो फर्स्ट टर्म में इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म में जो नीचे लिखा होता, बस। अब तुम बोलोगे सर पावर ऑड हो गई तो वो भी लिख लेते हैं। समझो ये लिखा है x प्लस वाई की पावर 15, तो 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा मिडल में वो देखना होगा। हम जो बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख रहे हैं ना ऑटोमेटिकली बीच वाला हो जाता है अपने आप, तो इधर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सा बीच वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो देखना पड़ेगा भाई। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर 15 लिखा है तो ये स्टार्ट, ओके एक छोटा नंबर लेते, कोई 3 लेते, तो अगर 3 लिया मैंने तो स्टार्ट करते लिखना, तो 3C0 3C1 3C2 3C3, बस। तो यही दोनों है, बात समझ में आई क्या? तो सर ये निकला कैसे आप ये तो बताओ। तो ये जो 3 है तो जब टर्म्स कितने आएंगे उसके 4, टोटल नंबर 4 आएगा ना, तो जब 4 आएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 आया, तो 4 को आधे आधे में बांट दिया, तो यहां पे तो लॉजिक पूरा प्रॉपर, वो जो लॉजिक उधर लगा था वही लॉजिक यहां लगेगा। बट जब भी इवन है
तब तो जादू ही हो जा रहा डायरेक्ट, है ना। तो शॉर्टकट जो इवन के लिए एकदम डायरेक्ट काम कर रहा, क्या, इसका आधा करके बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख दिया जैसे। अच्छा फिर से एक बात ध्यान से सुनो, जैसे ऐसे शॉर्टकट बता रहा, कभी कुछ हायर ऐसे कुछ एडवांस टॉपिक बता रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्टकट सीखने के चक्कर में, एडवांस टॉपिक सीखने के चक्कर में जो बेसिक चीजें वही भूल गए। पहले तो बेसिक आना ही आना चाहिए और वो क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। अगर वो हो रहा तो शॉर्टकट सीखो, अगर शॉर्टकट हो ही नहीं रहा है तो फिर ऐसा नहीं हो कि इसके चक्कर में वो जो पहले सीख रखा वो भूल जाओ। शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा, गोली मारो इसे, तुम तो फॉर्मूला याद कर लो, तुम तो लॉजिक याद कर लो जो पहले बताया मैंने। हाँ, अगर वो याद करने के बाद तुम्हें शॉर्टकट समझ में आ रहा तो तुम्हारा इससे 10-20 सेकंड बच जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सीखने के चक्कर में वो भूल जाओ। ठीक है, अब समझो इसमें ही मुझे डायरेक्ट लिखना होता, तो ये इवन है, इवन देखते ही तो मजा आ जाना चाहिए। सर इवन है तो आपने बोला था इसका आधा करके बाइनोमियल कोएफिशिएंट कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख दो, तो लिखते हैं भाई। तो 12 का आधा 6, तो 12c6, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो ये 12c6, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों डायरेक्ट लिख दिया। तो इस बार फॉर्मूला वगैरह सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगेन इतना ज्यादा टाइम नहीं बच पाएगा, है ना, बट ठीक है, जितना बच पाएगा बचा सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप तुम सारी बातें समझ गए हो। फिर से एक बार मैं समराइज कर देता पूरा चीज। पहला क्या है, लॉजिक के साथ जाओ कि अगर पावर में इवन है, समझो कि पावर में 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो 5 इधर 5 इधर, तो बीच में छठा टर्म। डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। समझो पावर में 21 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22, तो 11 इधर 11 इधर, तो 11th टर्म और 11th के बाद 12th टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगे। सही है। फिर समझो अब वो जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये कहता है भाई कि अगर पावर में इवन लिखा है तो तुम उसका आधा करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट डायरेक्ट लिख दो बस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फर्स्ट टर्म की पावर डिफरेंस और सेकंड टर्म की पावर एनसीआर का आर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पावर में ऑड है, तो पावर में ऑड है और ओ है 9, तो अगर ये 9 लिखा तो 9 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगे। चलो हम तीनों मेथड से ही सॉल्व करते और फिर देखते। तीनों मेथड आपस में एक ही जैसे लगेंगे तुम्हें, उसके बाद चूज कर लेना क्या सही लग रहा। इवन में तो भाई वो शॉर्टकट मस्त है, अगर शॉर्टकट समझ गए तो इवन में तो शॉर्टकट के साथ जाओ। यहां तीनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते, तो फॉर्मूला क्या था, टी n + 1/2, तो 9 + 1 10, 10/2 इज 5, तो t 5 निकालना है, और n + 3/2, तो 9 + 3 इज 12, 12/2 इज 6, तो t 5 t 6। लॉजिक से जाते हैं, तो लॉजिक से जाएंगे तो सर 9 है, टोटल टर्म्स 10 सर, तो आपने बोला था आधा आधा बांट, तो 5 और 6, तो फिफ्थ टर्म सर और फिफ्थ के बाद 6, तो दो लॉजिक से भी आ गया t5 t6। ठीक है, अब हम t5 और t6 लिख लेते हैं। तो अगर मुझे t5 लिखना है तो t5 लिखने के लिए सर 9c4 एक कम करके लिखना होता सर। फिर पहला टर्म है सर 3x, तो 3x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 4 का डिफरेंस 5 हो गया सर, और -x³/3 x³/6 की पावर में 4 हो जाएगा सर। तो 9c4 3 की पावर में 5, यहां पे 1 अच्छा माइनस को 4 खा जाएगा, इवन खा जाता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तो 1/6 की पावर में 4, और x की पावर में हो जाएगा 12, और यहां से x की पावर में 5 था, करेक्ट, यहां से x की पावर में 5, तो ये आ जाएगा 9c4। अच्छा 3 की पावर, चलो ठीक है, 3 की पावर इसको मैंने लिख दिया 4 × 3 अपॉन 6 पावर 4 को लिख दिया 6 × 6 × 6 × 6, करेक्ट। या फिर इसको और अच्छे से लिख देते, लो 6 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 × 2 की पावर 4, बहुत बढ़िया, इंटू ये कितना हो जाएगा x⁻17, सही है, करेक्ट। अब देखो 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 गायब, 9c4 × 3/16 x⁻17, यही आएगा सॉल्व करके, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब ये t5 t6 यहां से भी लिखना था, एक बार ये जो शॉर्टकट है वो चेक कर लेते हैं। तो शॉर्टकट के लिए यहां तो डायरेक्ट इवन रहता तो सीधे आधा करके लिख देता, पर ये ऑड है तो आधा करके नहीं लिख सकते, तो फिर लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा। तो 9 टर्म है, तो 9 + 1 10, तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग फिफ्थ
है ना, उसके करस्पॉन्डिंग 9 है तो 9 के करस्पॉन्डिंग हमें उसके बीच वाले दो बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। तो अगर 9 टर्म्स टोटल है तो 9 में अब तुम देखो अपन लिखेंगे एनसी 0 से लेके एनसी 9 तक, एनसी 0, एनसी 1, एनसी 2, एनसी 3, एनसी 4, एनसी 5, एनसी 6, एनसी 7, एनसी 8, एनसी 9, और उनके बीच में हमें जो मिडिल टर्म पिक करना होगा। तो तुम देख रहे ऑड में जो मिडिल टर्म पिक करना हो रहा है ना, वो लाइक ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो ऑड में मैं बोलूंगा कि शॉर्टकट मत लगाओ, मतलब मेरी एडवाइस ये है कि ऑड में शॉर्टकट क्यों, देखो ऑड में शॉर्टकट लगाना मतलब कि हमें दो टर्म लिखने ही पड़ रही, इवेंचुअली वो पता करना ही पड़ रहा है कि वो बीच के टर्म क्या होंगे, 9 के करस्पॉन्डिंग जो बीच वाले टर्म है ऑफ कोर्स वो एक हो जाएगा 9c4 और एक हो जाएगा 9c, अच्छा हमने t6 नहीं निकाला, t6 भी निकालोगे तो हो जाएगा n, वो हो जाएगा 9c5। तो nc4 और nc5 तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ रहा, ऐसे डायरेक्ट नहीं हम कर पा रहे। तो जब कैलकुलेट करना इन द सेंस वो लॉजिक लगाना पड़ रहा, तो फिर शॉर्टकट क्यों ही लगाए, इवन में लगाएंगे, ऑड में हम सीधे चले जाएंगे, है ना, अपने फॉर्मूले से, सो दैट कि अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाले, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करे खुद को भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तो 4 टर्म दिख रहा है, तो अब क्या करें, तो तुम ध्यान से देखो 4 टर्म है ही नहीं, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। ये लिखा क्या है, ये लिखा है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, मेरे हिसाब से चेक करो, और इस पूरे की पावर 2n, ये लिखा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 6n। अब देखो ये इवन है, ये इवन है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, मिडल टर्म इज इक्वल टू, तो मिडल टर्म कितना हो जाएगा, ये इवन है तो हम इसका कर देंगे आधा, तो 6n c कितना हो जाएगा आधा, 3n पहले के पावर। अब देखो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग में टर्म लिखने आता, पहला टर्म 1 है तो 1 की पावर लिखने का कोई सेंस नहीं है, बट ठीक है एक बार लिख के दिखाता तुम्हें। तो 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3n, और सेकंड टर्म है माइनस एक्स, तो उसकी पावर में इन दोनों का डिफरेंस 3n, तो कितना हो जाएगा 6n c3n माइनस एक्स की पावर 3n। ये आंसर होगा, देख लो चेक कर लो, है ना, बता दो कोई दिक्कत है तो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेंस 19 का है ना, एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, आई होप तुम सब समझ चुके होगे। पावर में 8 है तो शॉर्टकट के साथ बिंदास जा सकते हो, और जाना भी चाहिए तुम्हें। बोल क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इक्वल 5 6 7 0, मतलब वो मिडल टर्म बोल रहा है कि निकालो और इससे इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आ रही है बता दो। तो बहुत ही ईजी है। तो देखो ये 8 है तो इसके करस्पॉन्डिंग मिडल टर्म लिखने मैंने डायरेक्ट सिखाया तुम्हें, क्या सर 8c आधा करने बोला आपने, 8c4 एक्स क्यूब बाई 3 की पावर में 4, 3 बाई एक्स की पावर में 4, और ये इक्वल किसके है 5 6 7 0 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा x पावर 12 अपॉन x पावर 4। ठीक है, x पावर 12 अपॉन x पावर 4, और इसके बाद ये है 3 पावर 4 और 3 पावर 4, तो ये स्वाहा हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ये इक्वल है 5 6 7 0 के। चेक करो सब कुछ से यहां तक, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ते जल्दी। देखो देखो जल्दी भाई, ठीक है, आई होप तुमने चेक किया सब कुछ सही होगा। तो आगे बढ़ते, आगे कैलकुलेट करते क्या आ जाएगा, देखो 4 और 2 से तो ये स्वाहा हो गए भाई, 4 2 8 और 8 स्वाहा हो गया, 3 से इन भाई साहब को स्वाहा कर दिया 2, तो 2 5 10, 10 इंटू 7 इज 70, 70 एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 5 6 7 0। ठीक है, तो एक्स पावर 8 कितना आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 0 0 कैंसल आउट हो गया 81, एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 81 आ गया। तो अगर x पावर 8 81 है तो x पावर 4 कितना हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा 9, x पावर 4 9 है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3,
अगर एक्स स्क्वायर 3 है तो एक्स कितना हो जाएगा, +3 एंड माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर अगर 3 है तो एक्स हो जाएगा +√3 और -√3। ठीक है, पूछा गया फाइंड द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमने सारी रियल वैल्यूज ही कैलकुलेट की, तुम ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे एक्स पावर 8 था तो हमने सारी रियल वैल्यूज ही लिखते हैं, नहीं तो पावर 8 है तो भाई आई होप कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होगे तुम ये बात को अप्रिशिएट करोगे कि एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 81 है, तो टोटल 8 सॉल्यूशंस आने चाहिए थे, है ना, जितना डिग्री उतना उतना वैल्यूज आती, पर हमने सिर्फ रियल वैल्यूज ली है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि हाँ, तो यहां से x की वैल्यू +√3 और -√3 आ गई, तो इन दोनों का सम करना, तो √3 प्लस -√3, तो दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। ये क्वेश्चन भी भाई डन डना डन, डन डना डन हो गया। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लो कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फिर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस 2022 का है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, पर देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, पावर 4 इवन पावर इवन पावर इवन पावर सबके लिए शॉर्टकट लग जाएगा। तो बोल क्या रहे भाई कि लेट द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस respectively form the first three terms of an AP, correct? If D is the common difference of this AP, तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म निकालेंगे, उसको AP में रख के AP की जो प्रॉपर्टी होगी लगा देंगे, और इसके बाद वहां से D निकालेंगे। एक बार D आ गया और बीटा आ गया तो फिर देख लेंगे क्या करना है, फिर रख देंगे उधर, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा सर, 4 है तो 4 के करस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा सर 4c2, 4c2, और 4c2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1/√6 की पावर 2, और जो दूसरा टर्म है वो क्या है, बीटा। अच्छा x मैं लिखूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए, तो x को तो हम गायब कर देंगे। देखो लेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म, है ना, तो हम x लिखेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया उसका मिडिल टर्म इसमें। अब इसका मिडिल टर्म लिखूंगा तो ये 2 लिखा है, तो 2 का आधा 1 होता, तो 2c1, 2c1, तो 1 की पावर कुछ भी लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, आई मीन फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, बट फर्स्ट टर्म इज 1, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग दैट। दूसरा टर्म कितना है, -3 बीटा, एक सौ लिखूंगा नहीं मैं, क्यों? क्योंकि हम कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं, तो -3 बीटा की पावर 1, 3 बीटा की पावर 1 वही होगा। और इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा 6c, उसका आधा 6c3, और फिर से 1 है, 1 की पावर कुछ लिखने का पॉइंट नहीं है, तो -β/2 की पावर 3। देखो एक बार चेक करो, ये हमने तीनों मिडिल टर्म लिख लिए, है ना, एक बार चेक करो जल्दी, इज इट करेक्ट? हाँ ना, जल्दी बताओ, ठीक है। तो अगर हमने मिडिल टर्म लिख लिए हैं, तो मिडिल टर्म लिखने के बाद अगर ये तीनों टर्म एपी में है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें जल्दी से रिकॉल करा देता कि अगर ए बी सी एपी में है, तो क्या मैं कह सकता कि 2b = a+c? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो ठीक है, तो हम यहां से क्या कह देते कि 2b मतलब ये टर्म हो, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते, 4c2 को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3, 4c2 मतलब 4 × 3/2, तो ये 6 आएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 6 × 1/√6 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2c1 = 2, तो -6 बीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6c3 कितना होता, 6 × 5 × 4/3 × 2, तो ये हो जाएगा 20, और ये 2 × 4 × 8, तो 20 -20 अपॉन 2 × 2 × 2, सो 2 × 4 5 -5/2, -5/2, यस, और बीटा क्यूब, ठीक है। ये टर्म आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो अब मैं क्या बोलने वाला, एक बार कैलकुलेशंस चेक करते रहना, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2b = दिस प्लस दिस, यानी 2 × -6 बीटा इज इक्वल टू दिस, दैट इज 6। अच्छा एक बात देखो, 1/√6 का स्क्वायर 6, तो इससे तो ये कैंसल आउट हो चुका है भाई, तो यहां पे सिर्फ बीटा स्क्वायर बचा है, तो बीटा स्क्वायर -5/2 बीटा क्यूब। इस पूरे से बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बीटा से कैंसल आउट,
हो जाएगा करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू बीटा, अच्छा इससे बीटा कॉमन ले चुके तो कितना हो गया, बीटा -5/2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है बीटा में, सॉल्व करते और देखते कितना आ रहा है। तो अगर मैंने एलसीएम लिया यहां से तो -20, रुक जाओ एक एक करके सॉल्व करते हैं, वन थिंग एट अ टाइम, अदरवाइज फिर से गलती होने के चांस रहेगा। -12 इज इक्वल टू 2 बीटा -5 बीटा स्क्वायर बाई 2। तो यहां से ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा इट्स गोइंग टू बी 5 बीटा स्क्वायर, ये देखो 5 बीटा स्क्वायर को इधर लेके भाग आया तो प्लस हो गया, देन -2 बीटा और 12 टू जा 24 -24 इज इक्वल टू 0। चेक करो ये आ रहा क्या, एक बार जल्दी से चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं। 5 को इधर लेके आ गए तो पॉजिटिव हो गया, देन 2 बीटा को लेके आए तो माइनस, और 12 ऑलरेडी माइनस था तो ये आ गया 5 बीटा स्क्वायर -12 बीटा, 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा -24। ठीक है, अब इसको ये क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइज कर लो, देखो फैक्टराइज हो रहा है, फिर इधर आचार्य लगाना पड़ेगा। देखो 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 जल्दी बताओ भाई, 5 24 5 जा 120 120 120, कुछ बात बन रही क्या, 120 120, डिफरेंस 2 आना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए और 120 आना चाहिए। सोचो जल्दी, 120 आना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए, क्या होगा, श्रीधराचार्य लगाए क्या, नहीं चमक रहा तो, पर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 63 जा 120, एक काम कर, देखो जब कुछ नहीं चमके तो हमें फैक्टराइज कर ही लेना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 40 इंटू 3, पास भी नहीं है, देन 10 इंटू, भाई साहब सामने बैठा और हमें चमक ही नहीं रहा, 10 इंटू 12 तो बस हो गया। तो 5 बीटा स्क्वायर -12 बीटा प्लस 10 बीटा -24 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन ले लूं यहां से, बीटा, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 बीटा -12 प्लस, यहां से क्या कॉमन ले लूं 2, तो बीटा 5 बीटा -12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दिख रहा है मेरे को बीटा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 12/5। ठीक है, अब देखो, अब दो वैल्यू है, ये कौन सी बीटा की वैल्यू रखेंगे वहां पे, तो उसके लिए हमें उसने क्लैरिटी दी है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब दिस वैल्यू कांट बी ट्रू। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू 12/5 आ गई तो हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस भी, क्योंकि उसने बोला कॉमन डिफरेंस भी निकालो, तो कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते भाई। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या कह देंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1 या टर्म 3 माइनस टर्म 2, जो भी कहना कह लो। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल दे जल्दी से। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो d इज गोइंग टू बी, d कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3, ये -6 बीटा डायरेक्ट लिखते हैं ना, -6 इंटू बीटा की वैल्यू आ रही 12/5, T2 माइनस T1, T1 कितना है, T1 है अपना ये 6 आ रखा था और ये 6 कैंसल आउट हो रखा था, बीटा स्क्वायर था सिर्फ, है ना, सही बोल रहा क्या मैं, T1 कितना था भाई, T1 कितना था, यस इट वाज बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर वैल्यू 12/5 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ जाएगी अच्छा एक काम करते, 12/5 को कॉमन ले लिया मैंने, अगर 12/5 को मैंने ले लिया कॉमन तो बचेगा -6 माइनस 12/5, तो ये हो जाएगा 12/5 -30 -12/5, कितना रहा है, -30 और -12 मिलके -42, -42 इंटू 12/25। चेक करो सही है क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक करते जल्दी से और फिर आगे बढ़ जाते, जल्दी चेक करो कैलकुलेशन करेक्ट है, जल्दी बताओ। तो एक बार कैलकुलेशन तुमने करेक्ट कर लेना है, और जब कैलकुलेशन करेक्ट करके यहाँ पे रखोगे तो देखो अपने को वैल्यू क्या चाहिए। अब चलो इतना मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है, 50 -2 इंटू, यहाँ से डी की वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया, इतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 50 -2, यहाँ पे डी की वैल्यू रखना, यहाँ पे बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देना। हमने बीटा भी निकाल लिया है, हमने डी भी निकाल लिया है, तो इन दोनों की वैल्यू रखना और चेक करना आंसर आ रहा है नहीं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट
तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो सभी लोग सॉल्व करोगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे. वंस यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर इन योर कमेंट बॉक्स, आई लेट यू नो इज इट करेक्ट और नॉट. So honestly solve after this. Of course I can write the answer here, but I am not going to write it. I want you to comment answer in the comment box and then I'll tell you is it correct or not. ठीक है, तो let's see how many of you are able to solve it correctly. तो I guess yeah, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम का ये थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया. तो एक टॉपिक अपन कह सकते हैं दैट इज जनरल टर्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया. अगर तुमने ये जो पिछले 3 वीडियोज हैं अगर ढंग से देख लिए तो तुम्हारा फॉर श्योर एक सेक्शन में है ना, जो मेंस के 8-10 सेक्शन जितने भी होने वाले, उसमें से पक्का है कोई ना कोई सेक्शन में 3-4 सेक्शन में तो बाइनोमियल का जनरल टर्म से क्वेश्चन मिलने ही वाला है. सो इट माइट बी यू जिसको बाइनोमियल के जनरल टर्म से क्वेश्चन मिलने वाला. ओके, थैंक यू वेरी मच. डू लेट मी नो आर यू लाइकिंग दीज लेक्चर्स और नॉट. या, थैंक यू. सी यू.